आज का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बात हो रही है म्यांमार के सिविल वॉर की। म्यांमार में चीजें कई सालों से ठीक नहीं रही हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, अभी इस वक्त कौन कौन से एरियाज में इशू चल रहे हैं और उसमें भारत का क्या इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर। आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले, और घंटी नहीं दबाई है तो दबा ले। आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं लेटेस्ट वीडियो डाल रहा हूं। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स फ्रॉम माई चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैप दिया हुआ है। भारत का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है ये किससे लगता है? म्यांमार से, जिसको पुराने जमाने में बर्मा कहा जाता था। और कई लोग यहाँ पे रंगून शहर का जो एक नाम है, यांगोन या रंगून जो जिसे कहा जाता था, उसके नाम से भी ये पॉपुलर है। इसमें एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको हम बोलते हैं रखाइन स्टेट, जहां से आपने सुना होगा रोहिंग्याज जो है इन्फिल्ट्रेट करके भारत में और बांग्लादेश में आ रहे हैं। यहां पे भारत ये कह रहा है कि इन अपने नागरिकों को, म्यांमार की सरकार को कहा जा रहा है कि अपने नागरिकों को कंट्रोल किया जाए। म्यांमार की सिविल वॉर इस हद तक पहुंच गई है कि डिस्ट्रिक्ट्स आपस में लड़ रहे हैं और सरकार मिलिट्री से लड़ रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, उसको जानने के लिए हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाने की जरूरत है। हम समझेंगे म्यांमार की हिस्ट्री, म्यांमार के राजनीति की, वहां के राजनीतिक डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ द म्यांमार पॉलिटिक्स। क्विकली आपको जो है समझाते हैं कि ब्रिटिश राज का रूल था, या ब्रिटिश राज था म्यांमार में। उससे यह आजाद हुआ सन 1948 में। बर्मा गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। उसके बाद कई साल तक वहां पर स्पेसिफिक रूल्स जो है वो ठीक से स्टैब्लिश नहीं हो पाए। 2008, 1948 के बाद 2008 यानी 60 साल बाद मिलिट्री जनता ने नया संविधान जो है वो इशू करा। मिलिट्री जनता का इशू करा हुआ संविधान, मतलब आप ये समझ के चले कि वहां पे एक तरीके से मिलिट्री रूल था। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में दम नहीं है, जिस वजह से मिलिट्री का टेक ओवर हो जाता है बार बार म्यांमार में, और उसे मिलिट्री कू कहा जाता है। सन दो, अब क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन चलता है डेमोक्रेसी पे, और अपने आप को डेमोक्रेसी कहते भी हैं। तो 2010 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए नए संविधान में, और मिलिट्री जनता की जो पावर आई, या मिलिट्री जनता जो है उसने अपनी पावर को ट्रांसफर करा एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट को, या एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट पावर में आई जिसको यूएसडीपी कहा जाता है। फुल फॉर्म इज यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। ये जो पार्टी है, ऐसा कहा जाता है, ये मिलिट्री जनता की ही जो है टीम भी है। यानी मिलिट्री जनता इस पार्टी की आड़ में अपना रूल करती है, जैसे पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में जो मर्जी प्रधानमंत्री बैठे, वो प्रधानमंत्री जो है वो एक तरीके से आईएसआई और मिलिट्री द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यूएसडीपी के बारे में भी सेम चीज कही जाती है। जब लोगों को यह समझ में आया तो सन 2015 में उन्होंने वहां की मेजॉरिटेरियन पार्टी, या दूसरी जो पार्टी उस टाइम की ऑपोजिशन थी, एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसको इलेक्शन जितवाए, यानी इसके फेवर में मैक्सिमम वोट आए। 2015 में पार्टी जीती, 16 में ये इन्होंने जो है पावर अज्यूम करी, और 4-5 साल देश को बहुत अच्छे से चलाया। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप। ओ सा सू की जो है इस पार्टी की लीडर मानी जाती है, और थी भी। 2020 में यह पार्टी फिर से इलेक्शन जीती और फिर पावर में आई। लेकिन 2021 में मिलिट्री डिटेन्स द लीडर्स ऑफ एनएलडी, मिलिट्री ने एनएलडी के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया, और मिलिट्री ने फिर से मिलिट्री रूल को एस्टैब्लिश कर लिया। अब अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो मिलिट्री जनता या मिलिट्री रूल, जिसका रूल अभी चल रहा है, ये एनएलडी के खिलाफ है, और ये यूएसडीपी के फॉर है, यूएसडीपी को सपोर्ट करती है। तो यूएसडीपी की आड़ में, मतलब फ्रंट में ये रहेंगे, और मिलिट्री जनता जो है पीछे से, बैक से इनको चाबी से चलाती है या कंट्रोल करती है। दिस इज व्हाट दे डू। तो सन 2021 के बाद हुआ क्या? ओ सै सू की, इनकी सरकार, ये चेहरा शायद आपने देखा हो, इनको ओवरथ्रो किया गया, अरेस्ट कर लिया गया। मिलिट्री ओवरथ्रू हर गवर्नमेंट, और मिलिट्री जनता ने पावर को अज्यूम कर लिया। 2021 से 2024 फरवरी, 3 साल हो गए हैं। यूएसडीपी मिलिट्री जनता रिमेन स्ट्रॉन्ग, यही पावर में है।
with ethnic armed organizations and controlling significant areas. म्यांमार के मैक्सिमम एरियाज को ये कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इशू ये नहीं है, ये तो बैकग्राउंड है। अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में ऐसा हुआ, एक स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट है या एक एरिया कहा जाए जो रखाइन स्टेट का एरिया है, उसकी आर्मी को या उसकी ऐसा कहा जाए उस एरिया की जो एथनिक ग्रुप है उसको एथनिक माइनॉरिटी कहा जाता है, उस एथनिक माइनॉरिटी ने अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए एक आर्मी बना ली जिसको कहा गया है अराकान आर्मी। अराकान आर्मी ने एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे एरिया के एक शहर को टेक ओवर कर लिया है, टुक कंट्रोल ऑफ पलेतवा इन चिन स्टेट नियर म्यांमार बॉर्डर्स विद बांग्लादेश एंड इंडिया। तो ये चीज करी गई है जिस वजह से न्यूज में है। तो इस वक्त जो वहां के लीडर है, करंट पीएम ऑफ म्यांमार एंड लाइकली टू बी कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट नॉमिनी फ्रॉम प्रॉक्सी पार्टी यूएसडीपी, मिन ऑन हैंग, ये व्यक्ति है, ये शख्स है। तो मिलिट्री कू हुआ है या मिलिट्री कू को करने का पर्पस ये है, इनको ऐसा लगता है, यानी कि मिलिट्री जनता को ऐसा लगता है कि एनएलडी ने वोट्स को मैनिपुलेट किया है, सो दे वोटर फ्रॉड है। यूएसडीपी और मिलिट्री कहती है वोटर फ्रॉड हुआ है, रिजल्ट को चैलेंज करते हैं एंड सेज इट विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। अरे भाई आप कौन होते हो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाले? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी होती है, क्या मिलिट्री प्रोटेक्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को? वोटर फ्रॉड है, आप जाके कंट्रोल कर लिए। अब बताइए, ये जो चीज है, जो वोटर फ्रॉड है या जो ईवीएम टेम्परिंग है, ये तो हिंदुस्तान में रोज एलिगेशंस लगते हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ। इसका मतलब क्या मिलिट्री टेक ओवर कर ले? नहीं, क्योंकि इंडिया का संविधान बहुत स्ट्रांग है, इसके बारे में चर्चा करूंगा आगे। लेकिन अभी इस वक्त जानते हैं अराकान आर्मी जो है वो कहां की आर्मी है और ये क्यों अटैक कर रही है। अराकान आर्मी जो है वो मिलिट्री विंग है रखाइन स्टेट के एक एथनिक ग्रुप का। इनकी जो टोटल कैपेसिटी, जो टोटल तादाद है, जनसंख्या है इस आर्मी की, वो 30,000 सोल्जर्स की है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है उस स्टेट के साइज के हिसाब से। तो स्टेट का साइज आप देखें, ये देखिए, ये पूरा म्यांमार है, ये कंट्री म्यांमार है। इसमें ये छोटा सा पोर्शन जो ये बिल्कुल इनके साउथ वेस्ट पे पड़ता है, बे ऑफ बंगाल के बगल में, ये है रखाइन स्टेट। तो अगर रखाइन स्टेट को बड़ा करके देखा जाए, रखाइन स्टेट अराकान का ये एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ रखाइन स्टेट। तो इसमें जो माइनॉरिटी है, यहां पे कहा जाए इट हैज बीन अटैकिंग आर्मी, सो फाइटिंग टू रिस्टोर द सॉवरेनिटी ऑफ द मल्टी एथनिक अराकानीज। अराकानीज मल्टी एथनिक है, इनकी जो स्पेसिफिक आप बोले सॉवरेनिटी है, उनको रिस्टोर करने के लिए अराकान आर्मी लड़ रही है। किससे लड़ रही है? जो भी इनके स्टेट में घुसता है, द वेस्टर्न स्टेट ऑफ रखाइन। तो दे हैव बीन अटैकिंग आर्मी आउटपोस्ट इन द वेस्टर्न स्टेट सिंस नवंबर। यही सिविल वॉर हुआ है, दिस इज द सिविल वॉर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिर्फ आपको एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, रखाइन स्टेट का भारत के साथ क्या संबंध रहा है 200 एडी में, 400 एडी में, यानी 2000 साल पहले, तो आप देख सकते हैं अराकान उस टाइम पे भी था। So it Arakan as a neighbor to kingdoms of Ganges Delta in 200 AD। तो अराकान कोई ऐसी नई डिस्कवरी नहीं है, तब भी था। और उसके बाद गुप्ता अंपायर के टाइम 400 AD में भी अराकान यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, यानी इसका मेंशन है। तो अराकान कोई नई चीज नहीं है। अब आते हैं एक दूसरे एरिया पे, उस एरिया का नाम है चिन एरिया। इट इज चिन, जैसे रखाइन एक एरिया है वैसी चिन एरिया है। इसमें जो माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती है उसे कहा जाता है चिन एथनिक ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, ये ट्राइब आदिवासी हैं, ये कल्चरल नॉर्म्स शेयर करते हैं, who live mostly in Chin state in Myanmar. Their exact origin is unknown with the theory suggesting China and Tibet. इनकी थ्योरी चाइना और तिब्बत के साथ इनकी लॉयल्टी है। There is also speculation that they came from Mongoloid tribes. ये स्पेकुलेशन है, यानी कि गेस किया जा रहा है। अब फिर से आपको दिखाते हैं चिन स्टेट कहां पे है, ये देखिए। तो ये पूरा म्यांमार का मैप है, ये बर्मा है, नाइपीडॉक कैपिटल है, रंगून, ये पूरा म्यांमार का मैप है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला जो स्टेट है ये रखाइन स्टेट है, इसके ऊपर ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये जो है ये चिन स्टेट है। तो दिस इज द चिन स्टेट जो रखाइन के ऊपर है, नीचे रखाइन है, ऊपर चिन स्टेट है। चिन स्टेट अलग है, रखाइन अलग है। रखाइन की आर्मी का नाम है अराकान आर्मी, जिसने चिन स्टेट के एक स्पेसिफिक शहर पलेतवा को जो है कैप्चर कर लिया है। तो अब आप देखें, ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। चिन एक एथनिक ग्रुप है, अराकान है, इरावादी है, शान है, काया है, काविन है, कई सारे जो है ये माइनॉरिटी ग्रुप्स है बर्मा में। सबकी अपनी आर्मी नहीं है, अराकान की अपनी काफी जो है बड़ी आर्मी है। इसने पलेतवा को टेक ओवर कर लिया है, जिसको लेकर भारत बहुत चिंतित है। तो आपको पहले यह समझाते हैं
पलेतवा जो शहर है चिन स्टेट में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पलेतवा का जो कैप्चर हुआ है अराकान आर्मी के वजह से चिन और अराकान एथनिक कम्युनिटीज के बीच में काफी टेंशन हो गई है। इट इज अ होमलैंड ऑफ चाइना चिन एथनिक ग्रुप एंड पलेतवा सिचुएटेड 20 किलोमीटर फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर। ऑटोमेटिकली इसमें बांग्लादेश और भारत दोनों का इंटरेस्ट जो है आता है। इट कम्स अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत का इंटरेस्ट क्यों आता है? हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है म्यांमार से के थ्रू होते हुए जाती है और ये सिर्फ भारत के बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है। इट इज ओनली 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है भारत के लिए वो ये है कि भारत का जो म्यांमार तक जाने का रूट है, एक ऑल्टरनेट बाईपास रूट है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। आपने शायद इसका नाम सुना हो, नाम है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। वो भी उसका जो रोड रूट है वो पलेतवा से होते हुए जाता है। तो ये काफी मल्टी करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अराकान आर्मी के टेक ओवर की वजह से हम पलेतवा को यूज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से पलेतवा की इंपॉर्टेंस भारत के लिए और ज्यादा हो जाती है। तो आपको ये सारी चीजें जो है सिर्फ इसलिए बताई गई हैं ताकि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे सकूं। तो ये जो रूट है सितवे पोर्ट से होते हुए जाता है। पलेतवा जो है यहां पड़ता है। ये इस तरफ वाला एरिया बांग्लादेश है और नीचे जो है वो रखाइन स्टेट है। कैसे पहुंचते हैं यहां तक, किस तरीके से आते हैं, वो आपको बताएंगे। तो अब देखिए पलेतवा रीजन ये है जो बिल्कुल पानी के ऊपर है। इट इज वेरी क्लोज। इसके नीचे ये वाला एरिया रखाइन स्टेट है, ये चिन स्टेट है, ये बांग्लादेश बॉर्डर है, ये इंडियन बॉर्डर है। अब सोच के देखिए कितनी पास है अराकान आर्मी यहां पे घुस गई है। कल को वो भारत में घुस जाए, हम जो है हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में समझाते हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रोड रूट, रेल रूट, सी रूट के जरिए होते हुए जाए, उसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जाता है। नाम रखा गया है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। यह भारत के लिए बहुत जरूरी है। यह भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का एक बाईपास है। भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट तक जाने के लिए 3 रूट्स उपलब्ध है। पहला जो रूट है वो है सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू। ये जो है ये कॉरिडोर है, नॉर्मल कॉरिडोर है जिसे हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये कॉरिडोर जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चाइना का इन्फ्लक्स रहता है। आपने देखा होगा किस तरीके से जो है चाइनीज यहाँ पे अपने बुलडोजर्स लेकर आते हैं, यहाँ तक अपने टेंट्स लगाते हैं। तो बिल्कुल जो है भारत और भूटान के बॉर्डर के बीच में यहाँ पे जो है चाइनीज का इन्फिल्ट्रेशन रहता है। तो हमें इस कॉरिडोर को लेके हमेशा दिक्कत रहती है क्योंकि यदि चाइनीज ने ये कॉरिडोर बंद कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट के साथ पूरा का पूरा कट ऑफ हो जाएगा भारत। तो पहला रूट तो हुआ ये। दूसरा रूट है वाया ढाका टू त्रिपुरा, वाया ढाका टू मिजोरम। हम ढाका से होते हुए यानी दूसरा देश बांग्लादेश से होते हुए वहां पर जाए। ये दूसरे देश की टेरिटरी है। दूसरे देश की टेरिटरी पे आप कितना ही रिलाय कर सकते हो, कर सकते हो, और ट्रेन है भी, लेकिन इस चीज पे पूरी तरीके से रिलायंस नहीं हो सकता। ट्रेड बहुत मुश्किल से हो सकता है क्योंकि आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। और बात हो रही है रोड रूट, रेल रूट की। एयर रूट में ज्यादा ट्रेड नहीं हो सकता और एयर रूट सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तीसरा जो रूट निकाला है ये है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये देखिए, ये है जो कलकत्ता से शुरू होता है, ये डायमंड हार्बर से होते हुए सी रूट के थ्रू जाता है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट के साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी पार्ट है, चाइना के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पलेतवा से होते हुए जोरनपुरी बॉर्डर क्रॉसिंग, यहां से मिजोरम में घुसता है। मिजोरम का कैपिटल है आइजोल। तो एक तरीके से हम भारत से भारत में आ रहे हैं वाया अनदर कंट्री। इसमें बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट भारत का लगा हुआ है। तो अगर पलेतवा जैसा शहर कैप्चर होता है तो भारत का कंट्रोल अपने ही कॉरिडोर से चला जाता है। यह प्रॉब्लम होती है जब आप किसी दूसरे देश पे रिलाय करते हो कुछ कुछ चीजों के लिए। तो जो ये इन्फ्लुएंस है इस चीज के लिए, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो भारत के लिए बायलैटरली बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट प्रोग्रेस लाइक कंप्लीशन ऑफ सितवे पोर्ट एंड पलेतवा टर्मिनल, रोड कंस्ट्रक्शन फेसेस डिलेज ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज इन म्यांमार। ये चीज होती है और इस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो थोड़ा सा आपको अगर मैं आपको ब्रीफ दूं, ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में है। कलकत्ता से सितवे पोर्ट तक शिपिंग मोड है, वाटर रूट है 539 किलोमीटर्स का। सितवे से पलेतवा रिवर कालादान जो है जिसके पीछे नाम रखा गया है,
ये 158 किलोमीटर का इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद रोड रूट है पलेतवा टू इंडो म्यांमार बॉर्डर, और उसके बाद भारत में आने के बाद रोड रूट है। तो आप देख सकते हैं इतना लंबा कॉरिडोर जो है वो बनाया हुआ है, 800-900 किलोमीटर के आसपास का कॉरिडोर जो है वो बना हुआ है। सो इंडिया जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्यों बाईपास कर रही है? क्योंकि यहां पर एक चाइनीज एंगल है। तो भारत ने डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया म्यांमार को $1.75 बिलियन का। इंडिया इन्वेस्टेड इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑफ मोर देन 3500 करोड़। 100 इंडियन फर्म्स ने वहां पर इन्वेस्ट करा है। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट वहां पे लग चुका है। यह सिर्फ इसलिए करा है ताकि म्यांमार हमारे सपोर्ट में खड़ी रहे। अगर म्यांमार हमें अपना एरिया दे रही है ऑपरेट करने के लिए, तो हमें उनको भी कुछ देना पड़ेगा, सीधी बात है। अब बात आती है ड्रैगन कंट्री की। ड्रैगन कंट्री मतलब चीन। चीन का जो इंटरफेरेंस है वो इंटरफेरेंस कैसा है? हाउ डज चाइना कीप इंटरफेयरिंग, और यहां पे चाइना क्यों इंटरफेयर कर रहा है? अब आप पूछेंगे चाइना का क्या मतलब? चाइना का मतलब है जैसे जो चिन ट्राइबल ग्रुप है या अराकान ट्राइबल ग्रुप है, इन ट्राइबल ग्रुप्स के साथ चाइना जो है वो कंसिस्टेंटली कोई ना कोई डील ब्रोकर करता रहता है। हमें इनसिक्योरिटी दो चीजों की है। एक तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जिसमें इतना पैसा लग चुका है भारत का, और प्लस वो हमारा ऑल्टरनेट रूट है। दूसरा, पलेतवा जैसा रीजन या चिन जैसा रीजन वो भारत के बहुत नजदीक है। तो अगर चाइना वहां पे कंटिन्यूसली ऑपरेट करता है या बेस बनाता है तो वो भारत के लिए ठीक नहीं है। इट इज अनसेफ फॉर इंडिया। तो अराकान आर्मी जो अपोज कर रही है कालादान को, इट इज अ थ्रेट टू इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो आर्मी जो है, जो चाइनीज आर्मी है, अब वो क्या कर रही है? अब देखिए, चाइनीज आर्मी जो है वो मोटिवेट कर रही है अराकान आर्मी को। अराकान को लगता है कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत का है, लेकिन म्यांमार का इकोनॉमिक इंटरेस्ट खत्म कर रहा है। इस वजह से वो इंडियन वर्कर्स को किडनैप कर लेते हैं। कनेक्शन विद चाइना विच सपोर्ट्स द थ्री ब्रदरहुड अलियंस। ये क्या है बताते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। थ्री ब्रदरहुड अलियंस में आता है अराकान आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस, इनको ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, तान नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो है एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ये बिल्कुल उसकी तरह है, लिबरेशन टाइगर्स की तरह, एलटीटीई की तरह। तो चाइना का इंटरफेरेंस वहां पे इसलिए है क्योंकि चाइना भी म्यांमार को फंसाना चाहता है। इसको बोलते हैं चाइना की ड्रैगन पॉलिसी। ड्रैगन पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? चाइना कैसे एक देश को फंसाता है। जैसे श्रीलंका को फंसाया, मॉरिशस को फंसाया, मालदीव्स को फंसाने वाला था, पाकिस्तान को फंसाया, और देशों को फंसा रहा है। वो कैसे फंसा रहा है? सबसे पहली चीज है, चीन जो है वो म्यांमार को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है इन डिफरेंट यूनिट्स, कि अलग 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 एथनिक ग्रुप्स है, सब अपने आपस में लड़ो। तो आपस में ही लड़ते रहोगे तो चाइना ऊपर आके बैठ जाएगा बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कन्वीनियंसेस। तो आपस में लड़वा रहा है, डिवाइड एंड रूल, वही अंग्रेजों की मेंटालिटी। उसके बाद चीन जो है डेट ट्रैप पॉलिसी में म्यांमार को फंसाएगा। इतना पैसा देगा कि हम आपके ओबीओआर का पार्ट बनाएंगे, सितवे पोर्ट डेवलप कर देंगे, इतना पैसा पंपन करेंगे। लेकिन कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। एक उधार पे, एक कॉस्ट पे आती है जिसमें आपको फंसा लिया जाएगा अगले 100 साल तक। जब आप इसमें फंसोगे तो आपको चाइना की बात हर चीज में सुननी पड़ेगी, जैसे श्रीलंका को सुननी पड़ती है। चाइना ऑल्सो सीज इंडिया बाईपास द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब चाइना को भी एंट्री चाहिए। चाइना भारत का वो दूसरा रूट बंद करना चाहता है। हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से बाईपास बना रहे हैं, चाइना वो बाईपास बंद करना चाहता है। काउंटरिंग इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो अ मोटिव। ये भारत का भी इंटरेस्ट बंद करना चाहता है। चाइना वांट्स टू एंटर इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में आने का क्या तरीका है? म्यांमार से बढ़िया तरीका ही नहीं है। या तो पाकिस्तान की तरफ से आओ या म्यांमार की तरफ से आओ, ये बाईपास है, वरना चाइना को पूरा घूम के आना पड़ता है। तो इस वजह से ये है चाइना की ड्रैगन पॉलिसी, जिसके जरिए वो इतने सारे इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हर कंट्री को नुकसान पहुंचाते हुए यहां पर पहुंचेगा। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कनमिंग रीजन ऑफ चाइना। कनमिंग, यहां से लेते हुए वो रूट्स बना रहा है। आप देख सकते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ म्यांमार को सदर्न पार्ट ऑफ म्यांमार तक, सितवे पोर्ट तक कनेक्ट करके कहां तक आएगा? ये बे ऑफ बंगाल तक, और बे ऑफ बंगाल से इंडियन ओशन तक। तो बताओ भारत की क्या सॉवरेनिटी रह गई इसमें? पूरा आपने म्यांमार कनेक्ट कर लिया एक तरीके से, फिर आप कहीं भी जा सकते हो, यहां यहां। और म्यांमार को इतना कनेक्ट करने के लिए जो पैसा खर्च होगा वो म्यांमार के ऊपर ही लोन होगा। तो इस वजह से इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो हैम्पर होता है चाइनीज इंटरफेरेंस के कारण। और यदि वहां पे सिविल वॉर चलती है तो उससे सिर्फ चाइना का फायदा है, भारत का नुकसान है। सो क्या तरीका है आगे देखने का? इंडिया नीड्स टू एंगेज विद लोकल एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस
एंड कम्युनिटीज फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कालादान प्रोजेक्ट्स एंड अदर्स। और उसके साथ साथ हमें जो डायनामिक्स है एथनिक रिलेशंस की, मिलिट्री की, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस की, चाइनीज इन्फ्लुएंस की, इन सब को भी एक आंख यहां भी रखनी पड़ेगी और इनको भी हमें इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। वी ऑल्सो हैव टू इन्फ्लुएंस देम। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और आपको आखिरी में मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत में कू क्यों नहीं होता? Why doesn't India face a coup and the other countries, our neighbors, Pakistan and Myanmar, face a coup, whereas India does not face a coup? Everything has to do with the constitution. सबका समाधान संविधान में है। Why is there always a coup in Myanmar and Pakistan but not in India? The only reason is the design of the constitution. In Indian constitution there are stricter provisions related to military discipline. जो मिलिट्री का डिसिप्लिन है उस चीज को लेके भारत में बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन यह भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना हुआ है कि मिलिटरीली हम लोग इसको डिसिप्लिन रखें। तो मिलिट्री इंटरफेरेंस जो है वो भारत में अनएक्सेप्टेबल है। किस तरीके से है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मेक बताते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं उनको चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस माना जाता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल फोर्सेस, तीनों चीजों के वो है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोगों द्वारा, जनता द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं। तो राष्ट्रपति एक तरीके से इनडायरेक्ट हेड हुए, लेकिन उनको जो है नॉमिनेट करा जाता है किसके द्वारा? इलेक्टेड हेड्स के द्वारा या इलेक्टेड एमपीज के द्वारा, जो लोकसभा राज्यसभा से आते हैं। The entire hierarchy and check and balance are safeguarding the spirit of democracy, कि इवेंचुअल जो पावर है वो लोगों के हाथ में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस टाइप ऑफ चेक एंड बैलेंस आर नॉट अवेलेबल इन म्यांमार एंड पाकिस्तान। वहां ऐसा नहीं होता। इस चेक एंड बैलेंस की लैकिंग की वजह से वहां पर फ्रीक्वेंटली कू होते रहते हैं। और यही रीजन जो है काफी इंटरेस्टिंग रीजन लगा मुझे, तो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो देखकर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव अस अ थम्स अप। Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best.